Yes, dear students, now board exams are approaching, है ना? First time ऐसा हो रहा है कि board exam, 10th class and 12th class board exams are being held in two parts, right? So board exam के में इस बार assertion and reasoning based question, case study based questions, multiple choice questions, ये सब एक part है इसका एग्जाम का, ठीक है? एंड बच्चों को थोड़ा वो लगता है कि यार assertion reasoning based question कैसे किए जाएंगे, जबकि assertion reasoning based questions are very very easy. Case study type questions we have discussed in previous two sessions. तो इस सेशन में हम रीजनिंग एंड assertion बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट आर द ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस. एंड द टॉपिक व्हिच हैज बीन टेकन इन दिस सेशन इज कलरफुल वर्ड. तो कलरफुल वर्ड से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके कैसे सॉल्व करना है, उनका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनके बारे में बात करेंगे. और बातें करते करते देखिए आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएगा. And then you can practice questions from sample papers also. And what is more important that you have to read each and every line of the NCERT book. NCERT book is very very important. NCERT book की कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है. Okay, तो आइए चलते हैं assertion reasoning based questions की तरफ. तो इसमें देखिए क्या होता है कि डायरेक्शन होती है, सबसे पहले आपको दिया होता है कि उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ कि फ्लोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट होते हैं, असर्शन एंड रीजन. उसमें आंसर दीज क्वेश्चन सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो. और ये जो चार ऑप्शन दिए हैं आपको, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर मींस असर्शन रीजनिंग रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. A is true but R is false. A is false but R is true. ये हमारे को चार जो स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें असर्शन और रीजन है, वो दोनों में रिलेशन क्या है. क्या रीजन ठीक है, क्या असर्शन ठीक है, क्या असर्शन रीजन का एक पार्ट है या नहीं है, ठीक है, या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही फॉल्स है ना. ये हमको देखना है और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना. कई बार बच्चों को डरा दिया जाता है कि नहीं बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. सिंपली आराम से पढ़ते रहिए. ओके, ईच एंड एवरी लाइन ऐसा टोल्ड यू पढ़ते रहिए, उसको समझिए और डीप स्टडी करिए एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है. सो डेफिनेशंस और आपके जो स्टेटमेंट है या जो फिनोमेना है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको समझना होगा विद कॉजेज. कहीं जो फिनोमेना उनका कॉज क्या है, क्या कॉज है उसका, ओके, और वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये सब आपको इसमें बुक में जब पढ़ते हैं आप, जब उनको आपको समझाया जाता है टॉपिक्स, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया विच सर्व्स एज द विंडो ऑफ द आई. और ये हमको मालूम है कि जो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. ये हमको मालूम है, विच सर्व एज द विंडो ऑफ द आई बिकॉज लाइट एंटर्स इनटू आवर आई थ्रू दिस कॉर्निया ओनली. ठीक है, ये तो ठीक है ना, असर्शन इज करेक्ट. अब ये कि लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन एंटर द आई थ्रू कॉर्निया. ये भी बात सही है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पर लाइट गिरती है और वहां से फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंख में एंटर करती है ना. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इसका मतलब कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है ना. असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है. तो इसमें देखिए असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट. ऑप्शन क्या था देखिए, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एंड सेकेंड है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो आप इसको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है. A is true but R is false, ये तो नहीं है. D, A is false but R is true, ये भी नहीं है ना. तो A और B में से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, दिस यू हैव टू सी. तो नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, रीड इट अगेन एंड जस्ट लेट मी नो. तो यस, इसमें देखो तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा. यस, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ठीक है कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो here answer is A part. ओके, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, A, राइट. सो नाउ सेकंड, अ नॉर्मल आई, ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड ए सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस एंड वी नो दैट. मालूम है ना
सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? यस, दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हमने जस्ट रिवीजन साथ साथ करते जाएंगे, है ना। और रीजन क्या है? द ह्यूमन आई हैज अ कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ये भी सही है कि ह्यूमन आई हैज कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ये भी करेक्ट है कि 25 सेंटीमीटर और आई के बीच में कोई चीज रखी है तो क्लियरली दिखाई नहीं देती है, लेकिन इधर सब चीजें क्लियरली आपको दिखाई देती हैं फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई। ओके, बट आर जो है, आर देखिए, द ह्यूमन आई हैज कैपेसिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई। ठीक, और ये 25 टू इंफिनिटी तक हम हर चीज क्लियर देख सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, ए होगा, बी होगा, सी या डी होगा। तो इसमें आपको देखना है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट। तो यहाँ देखिए, द ह्यूमन आई हैज कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इट इज आल्सो ट्रू, है ना। एंड फर्स्ट वन इज आल्सो ट्रू। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। assertion A is true and R is also true because 25 centimeters जैसा हमने यहाँ बताया और I के बीच में if any object is lying, it cannot be seen clearly very easily because lens can adjust its focal length up to a certain limit, right? So here again हमारा जो option आएगा वो आएगा A. A option is correct. Okay. So assertion is also correct, reason is also correct, right? Now उसके बाद में देखिए and R is the, क्योंकि R is the correct explanation of A. So now next question है, for a normal eye far point lies at infinity. ये एकदम ट्रू है, ये हम लोग कर चुके हैं कि for a normal eye far point lies at infinity. ये assertion है हमारा। अब इसका रीजनिंग देखिए, इसमें इन्होंने रीजन क्या दिया है ना कि फॉर ऑब्जर्विंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें देखिए सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या क्या करती हैं? एक्सपेंड करती हैं। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, एंड दोनों में क्या रिलेशन है दिस वी हैव टू सी। सो फॉर ऑब्जर्विंग नियर बाई ऑब्जेक्ट सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें देखिए दोनों ही हमारे जो स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। कि रीजन हमारा दिया है ऑब्जर्विंग नियर बाई ऑब्जेक्ट द सिलेरी मसल्स कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फार पॉइंट की, और हमें फार पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है नियर पॉइंट की। ठीक है, सो दोनों में देखिए डिफरेंस क्या आ गया हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या ये जो सही है रीजन जो है, इज इट ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? नो, है ना, बिकॉज ये फार पॉइंट की बात हो रही है, ये नियर पॉइंट की बात हो रही है। So इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा that both assertion and reason are true, but the reason is not the true explanation of A, because here we are talking about the nearby objects. Okay, and nearby objects में muscles contact करती हैं, जबकि far point देखना है तो muscle क्या करेंगी? expand करेंगी, है ना। तो इसमें expansion की बात नहीं हो रही है और far point की बात नहीं हो रही है सेकेंड वाले में, reason में। तो therefore हमारा यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आएगा that is answer is B. That A and assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of A. Okay, so ये जो questions हैं, these all from NCERT book. So NCERT book में पढ़िए, ध्यान से देखिए और उनको करिए, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको काम आएंगी। Now next, the sky looks dark and black instead of blue in outer space. Sky looks dark and black, देखिए डार्क दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस। एग्जैक्टली राइट है। रीजन क्या दे रखा है उन्होंने? नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन आउटर स्पेस टू स्कैटर द सनलाइट। ये भी करेक्ट है कि आउटर स्पेस में जब बात करते हैं तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर एक सर्टेन लिमिट तक है, उसके बाद में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, है ना। पार्टिकल्स नहीं होंगे डिफरेंट साइजेस के, तो क्या होगा? लाइट जो है वो स्कैटर भी नहीं होगी। ओके, सो द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस, करेक्ट है ये। नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस टू स्कैटर द लाइट, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो गया? बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है,
क्यों डार्क दिखाई देता है और ब्लैक दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो ए वाला ही होगा। एनी प्रॉब्लम? तो ये देखना, आपको देखना, रिलेशन दोनों में हमें देखना होता है, ठीक है? तो सिंपल टेक्निक्स आते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, द स्टार्स ट्विंकल, ये मालूम है हमें, ट्विंकल करते हैं, व्हाइल द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, है ना? तो ये भी ट्विंकल नहीं करते हैं, दिस इज आल्सो करेक्ट। अब इसका रीजन उन्होंने दिया है कि द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन प्लैनेट्स। तो स्टार बिगर होते हैं, ये ट्रू है, देन प्लैनेट्स, है ना? प्लैनेट्स के बजाय स्टार ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन क्यों ट्विंकल करते हैं? इसका साइज से तो कोई लेना देना नहीं है ना, है ना? तो स्टार ट्विंकल करते हैं, उसका रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है साइज की। ओके, दीज आर स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन प्लैनेट्स। सो हियर अगेन नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना? कि ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है असर्शन को प्रूव नहीं कर रहा है, रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसमें? बी, ठीक है ना? ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ ब्लू कलर। एब्सोल्युटली ट्रू, एकदम सही है ये, है ना? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ब्लू कलर जो है इट इज स्कैटर्ड मोस्ट बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, जिनका साइज बहुत छोटा छोटा होता है। एंड ब्लू कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ, ये थोड़ा सा देखिए स्टेटमेंट अलग है ना? द ब्लू कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था VIBGYOR, वेवलेंथ तो ऐसे इंक्रीज होती है ना? दिस इज वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज द स्मॉलर देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन सबसे स्मॉल होती है ना? इट इज नॉट द लॉन्गर, इट हैज स्मॉल वेवलेंथ, यहाँ पर स्मॉल वेवलेंथ है। तो यहाँ पर असर्शन देखिए, ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स टू, ये असर्शन तो ट्रू है, बट ब्लू हैज लॉन्गर वेवलेंथ, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है ना? तो ब्लू कलर हैज यस, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू लाइट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा देखिए जरा। इसमें हमने किया था कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना? ये आ रहा है, ठीक? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आ रहा है, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन, ये स्टेटमेंट ही गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस वी हैव सीन हियर। तो यहां पर जो आंसर आएगा दिस इज सी। ओके, एनी डाउट हियर? तो दिस में वी कैन अंडरस्टैंड, ऐसा बना के आप समझ सकते हैं, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट, द सन अपीयर्स फ्लैटन एट सनराइज एंड सनसेट, एकदम गोल नहीं दिखाई देता है। The sun, the apparent splitting of sun's disk at sunrise and sunset is due to atmospheric pressure. Atmospheric pressure, atmospheric refraction. तो atmospheric refraction तो होता है, atmospheric refraction होता है। क्या ये उसका रीजन है फ्लैट दिखाई देने का? जब सनराइज और सनसेट होता है फ्लैट दिखाई देता है, इज इट द ट्रू रीजन ऑफ दिस? नाउ यू हैव टू सी। अब देखिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये, ठीक? हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नाउ सी एंड बताइए इसमें जो आंसर कौन सा होगा। यस, सो व्हाट इज द आंसर हियर? सो आंसर इज यस, द सन अपीयर्स फ्लैटेंड सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये ट्रू है। और ये जो फ्लैटरिंग जो है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ यस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो दिस मींस असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक? तो ये हमारा ऑप्शन इसमें जो आएगा दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, द हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। यस, ये मालूम है हमको, इज कोल्ड लाइटर देन कोल्ड एयर। इसलिए जो हीटर्स होते हैं देखो कहां पर लगाए जाते हैं, हीटर हमेशा फ्लोर पर रखा जाता है ना? फ्लोर पर रखे जाते हैं।
दैट एयर जो है उसके कंडक्ट में इट बिकम्स हॉट, देन इट राइजेस, हॉट एयर राइजेस अप। ओके, ये हमको मालूम है। और फिर क्या होता है, कोल्ड एयर नीचे आती है तो वो भी गर्म हो जाती है, देन इट राइजेस अप। सो दिस इज करेक्ट। The refractive index of hot air is less than the, okay, the spelling is here, it is cold air. Okay, here cold air. The refractive index of hot air is less than the cold air, क्योंकि hot air में क्या होता है, particles are away from each other. जब उनके particles एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उनका refractive index भी क्या होगा, कम हो जाएगा, because speed of light उसमें क्या होगी, it increases. So here assertion भी true है और reason भी क्या है, ट्रू हो गया, ठीक है ना। यस, तो बट क्या ये इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द कोल्ड एयर, तो ये ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, ठीक। पर क्या इसका एक्सप्लेनेशन है ये रीजन का, रीजन एक्सप्लेनेशन है ए का, ये अब आप सोच के बताइए। यस, डन। सो yes, the refractive index of hot air is less than cold air. तो assertion and reason both are true, and reason जो है it is a correct explanation of assertion. अगर ये refractive index ज्यादा होता उसका, है ना, तो क्या होता है, नीचे आता, तो refractive index कम है तो therefore it is going up. ओके, तो जितना कम refractive index होगा उतना ही ऊपर जाएगा, लाइटर होगा, ठीक है। तो इसमें भी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए, right? A and R both are true, and R is the correct explanation of A. So now question number 9 देखिए, the light of violet color deviates the least and the sun light of red color most while passing through the prism. अब आपने प्रिज्म पढ़ा था, है ना, उसमें देखिए क्या है कि ये जब लाइट इसके ऊपर आ रही है ना, देन इट यस ये ऊपर आता है रेड कलर, और इस तरह से देखिए फिर ये जाते हैं ना, 7 कलर्स आते हैं, तो हियर इट इज आर एंड देन हियर इट इज वी, विबग्योर, ऐसे चलता है ना। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, देखिए डेविएट सबसे ज्यादा अपने पास से कौन सी होती है, वॉयलेट वाली होती है, और सबसे कम होती है रेड कलर की लाइट, ठीक। तो लाइट ऑफ वॉयलेट कलर डेविएट्स द लिस्ट, ये तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू है फॉल्स है, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये हमारा हो गया फॉल्स। एंड उसके बाद में क्या, फॉर ए प्रिज्म मटेरियल refractive index is highest for the red color, refractive index of the red color is highest, तो refractive index of the red color अगर highest होगी red color के लिए, okay, and इसने दिया है कि lowest for the violet color, and we have done relationship between the refractive index and speed of light also, okay, ये हमने किया हुआ है पहले, ठीक, कि velocity is yes inversely proportional to wavelength. For a prism material refractive index is highest for red color, तो highest तो नहीं होगा, अगर highest होगा तो क्या होगा, red color की speed क्या होगी, बहुत slow हो जाएगी, but it comes first. तो यहाँ पर क्या assertion and reason दोनों कैसे हैं, these both are wrong, both are wrong. And one more relation is there, you know, that refractive index जो होता है, refractive index is inversely proportional to wavelength of light in that medium. तो इसमें देखो प्रिज्म मटेरियल, फॉर ए प्रिज्म मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर रेड कलर, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एंड लोएस्ट, तो यहाँ पर जो इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लोएस्ट होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है ना, ओके, तो असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स है। फॉर ए प्रिज्म मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट, तो यहां पर असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह के ऑप्शन भी कई बार आ जाते हैं कि दोनों ही आपके रॉन्ग होंगे। सो नाउ असर्शन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, द स्काई अपीयर्स ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, ब्लू तो नहीं होता, अभी इससे पहले हम पढ़ रहे थे, इट अपीयर्स ब्लैक, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। And reason क्या है, there is a better scattering of light in outer space, तो scattering of light is not there in outer space, you know, because there is no atmosphere, जब atmosphere नहीं होंगे तो scattering of light भी नहीं होगी, ठीक है। So assertion and reason both are false, तो इसका भी देखिए तो दोनों ही गलत है, neither assertion is true nor reason is true,
तो इस तरह के ऑप्शंस पे क्या इस कई बार आ जाए। सो इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे तो दोनों ही फॉल्स होंगे, है ना। ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे रहे हैं। अगर ए ट्रू है और रीजन आर इज फॉल्स, और ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, ऐसा भी हो सकता है ना। बाकी दो हमने पहले कर ही लिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों ही फॉल्स हैं, तो दिस काइंड ऑफ ऑप्शन कैन आल्सो बी देयर। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमने जो इससे पहले शुरू में स्टेटमेंट लिए हैं, इनमें हमारा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि दोनों ही फॉल्स है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो मायोपिक पर्सन इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, डिफाइन, you know, myopia is a small word, means can see the nearby objects clearly but cannot see far off objects clearly। यही इसमें दे रखा है कि cannot see far off objects clearly। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गया, ये हमारा करेक्ट है। अब इसमें देखिए लेंस कौन सा यूज करते हैं। ए कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट। तो मायोपिया दूर करने के लिए, मीन्स दूर की चीजें देखनी है, उसके लिए उसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए या डाइवर्ट और कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। ओके, सो कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट। नाउ थिंक ऑफ दिस, ही हैज टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, ही हैज टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं है, मीन्स इन्फिनिटी पर जो पॉइंट था फार ऑफ पॉइंट, वो पहले शिफ्ट हो गया, पहले है ना, उससे पहले आ गया कहीं, तो उसको हमें देखना है क्लियरली, दूर की चीजें हमें क्लियरली देखनी है। तो लेंस हमारा कौन सा यूज होगा। तो थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, फिर इसको ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट यार। तो ये देखिए असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। ओके, ये भी ठीक है, लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या कॉज दे रखा है। तो रीजन इसका जो है कॉज नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका करेक्शन है ना, इसका कॉज नहीं दिया। तो कैन नॉट सी क्लियरली सी, कैन नॉट क्लियरली सी फार ऑब्जेक्ट, ये रीजन नहीं दिया कि क्यों नहीं देख सकता है, इसका उन्होंने करेक्शन दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यस ए। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो आएगा वो आएगा बी, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Okay, got it? So now next question. Eye lens has ability to focus clearly on retina by adjusting its focal length. ये true है ना? Focal length of eye lens can be changed. ये thin हो सकता है और thick हो सकता है with the help of ciliary muscles. So this power of this phenomena is known as power of accommodation. ठीक है, true है? Yes, it is the ability of lens to change the focal length by with the help of ciliary muscles, है ना। ये हमारी आई जो आई लेंस होता है, आँख का लेंस होता है, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, तो कर सकता है। तो assertion भी ट्रू है और ये भी ट्रू है ना। Ability of to focus clearly on retina by adjusting its focal length. So this property is known as power of accommodation, means to adjust the nearby objects and far objects so that we could see them on the retina. We could see their image on the retina, means we could see the objects clearly by changing the focal length. तो जब लेंस थिन होता है तो we can see the far of objects, when lens is thick so then we can see the nearby objects because focal length क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, फोकल लेंथ डिक्रीज हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन जो क्या आएगा, ए और बी। यस, ए एंड ए। तो ए इज ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हियर ऑप्शन इज ए, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन प्रीफर टू रिमूव हिज स्पेक्टिकल्स व्हाइल ड्राइविंग। हाइपरमेट्रोपिक मींस कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना। यस, ये होता है। सो व्हेन ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन wearing the spectacles looks at the distant object, parallel rays from the object get converged in front of the retina and the image thus appears blurred. ये उन्होंने दिया है, देखिए ना, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का कैसा उसका इमेज कहाँ बनती है, ये दिया है, इमेज फॉर्मेशन दे रखा है, कहाँ दे रखी है, और ये दे रखा है स्टेटमेंट।
कि उसको अपने स्पेक्स हटाने पड़ते हैं, ठीक, व्हाइल ड्राइविंग। तो इसको भी बड़े ध्यान से इसको समझना होगा कि इसमें ऑप्शन कौन सा है। यस, तो हियर बोथ आर ट्रू। ओके, सो असर्शन भी हमारा करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर वो स्पेक्स नहीं उतारेगा तो क्या होगा कि जो पैरेलल रेज है विच आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द आई लेंस, ये आई लेंस से पास होने के बाद में जो हमारा रेटिना है, ओके, तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगे। दीज विल कन्वर्ज बिफोर रेटिना, रेटिना पीछे रहेगा, उससे पहले कन्वर्ज हो जाएंगे। तो जब कन्वर्ज होंगी तो दिस मींस इमेज विल नॉट अपीयर क्लियरली, ओके, एंड दैट देन ब्लर्ड इमेज विल बी फॉर्म, सो ही हैज टू रिमूव द स्पेक्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नाउ नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, ये तो करेक्ट है, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया मींस पर्सन हैज टू सी द फार ऑब्जेक्ट्स, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें क्या होता है, पहले रेज जो है लेंस से पास होने के बाद है ना ये डाइवर्ज होती है, फिर कन्वर्ज होती है। तो concave lens of suitable focal length diverges the parallel beam of light from the distant object as they are coming from the far off point of the myopic eye, and this help the eye lens to form the clear image on the retina. Yes, true है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। ओके, सो देयरफॉर कॉन्वेक्स लेंस इज यूज, हमने बताया ना यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, रेज को दूर से जो रेज आ रही है, ये रेज आ रही है ना, पैरेलल रेज आ रही है, तो ये जो है डाइवर्स कर दी है, उसके बाद में आई लेंस पर आती है, तो आई लेंस क्या करता है, फिर कन्वर्ट्स करता है रेटिना पर। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसका रीजन दे रखा है कि क्यों यूज करना पड़ता है कॉनकेव लेंस, व्हाई पर्सन हैज टू यूज कॉनकेव लेंस व्हेन ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो हियर आंसर इज ए। ओके, so now light rays from a distant object arriving at the lens may get converged at a point in front of the retina। तो जब ये डिफेक्ट के बारे में दिया है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है पैरेलल की, दे गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले कन्वर्ज होती है, तो कौन सा डिफेक्ट होगा, यस, मायोपिया, है ना, मींस कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, द आई is producing too much divergence in the incident beam। तो आई इज प्रोड्यूसिंग डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस प्रोड्यूस कर रही है या कन्वर्जेंस प्रोड्यूस कर रही है, टू मच डाइवर्जेंस है या टू मच कन्वर्जेंस है। यस, इसमें क्या है, देखिए जरा सोचो इसमें। यस, तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए ये तो ठीक है ना, और ये आई इज प्रोड्यूसिंग टू मच डाइवर्जेंस, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना, लेकिन ये तो कन्वर्ज हो रही है बिफोर रेटिना, तो दिस मींस ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो ए हमारा ट्रू है, आर हमारा फॉल्स है, या क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है नॉट डाइवर्ज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पर, यस, C1। ठीक, ए इज ट्रू बट आर इज false। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमें थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, अब बुक की रीडिंग अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से बुक को समझना होगा। नाउ ए व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स कलर एज द रेड इमर्जेस नियरेस्ट टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। देखिए अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, रेड जो है कहां से आता है, सबसे टॉप पर आता है, बेस के पास में क्या आता है, वायलेट आता है ना, इस तरह से आता है, VIBGYOR ऐसे चलते हैं, है ना। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। वेवलेंथ ऑफ रेड इज हाईएस्ट अमंग ऑल द कलर्स ऑफ लाइट, ये तो ट्रू है ना, ये हमारा ट्रू है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये सबसे नीचे होता है, बेस के पास होता है, ये हमारा ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। तो फिर कौन सा होगा फिर, तो दिस मींस ए इज रॉन्ग बट आर इज द R is not the correct explanation, है ना। तो deviates least, तो A is false, true, it splits into components as such the red light emerges nearest to the base, तो base के पास से नहीं आती है,
तो ये हमारा हो गया रॉन्ग, है ना। और रेड कलर ये ट्रू है हमारा, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, आर इज ट्रू। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा यहां पर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन इसमें आ गया डी, है ना, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। Now, next, the sunlight reaches us without dispersion in the form of white light and not as at its component. ये तो ट्रू है। सनलाइट जो हमारे पास आ रही है ऐसे व्हाइट लाइट आ रही है, हम सिर्फ एक ही लाइट देखते हैं, वी डू नॉट फाइंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें हमें अलग अलग 7 कलर्स दिखाई नहीं देते हैं when light is coming to us from sun। तो ये हमारा ट्रू है। डिस्पर्शन कब होता है? दिस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कांस्टेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन। हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, हमारी आंखें 7 कलर्स ही देख सकती है ना। डिस्पर्शन टेक प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ, ये तो ट्रू है हमारा। बट इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड हेंस वैक्यूम इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, इट इज ट्रू। ओके, तो दोनों ही हमारे ट्रू है ना। तो आर भी ट्रू है और ए भी ट्रू है, ठीक है। तो sunlight reaches us without dispersion form of white light and not as the yes. तो A and R both are true and R is the true explanation of A, क्योंकि जब वैक्यूम में आ रही है लाइट, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई बात है ही नहीं है ना, नो रिफ्रैक्टिव। एंड यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड वैक्यूम इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ही नहीं रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, speed of light independent of wavelength and hence vacuum is non-dispersive medium. So A and R are true and R is a correct explanation of A. तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आ गया A. Okay, now next question. So now 18th question. White light is dispersed into 7 constituent colors by a prism. ये true है ना, ये तो होता ही है कि prism जो है it splits white light into its 7 colors. Because each color of light has its own speed. तो हर कलर ऑफ लाइट जो है सबकी स्पीड अलग अलग होती है जब पास होते हैं इसमें से प्रिज्म में से। एंड वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट, सो देयरफॉर रेड कलर कम्स आउट फर्स्ट। रीजन इसमें दूसरा क्या है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। ठीक, ये भी बात सही है। द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स पर आते हैं, है ना। इसमें रेड का एंगल, वायलेट का एंगल, ब्लू का एंगल, सबका एंगल इंसिडेंट रे का जो एंगल है उससे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा आई, उससे अलग अलग होते हैं एंगल, है ना। ये बात भी सही है। तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म। लेकिन ये डिस्पर्स 7 कलर्स में क्यों होती है, ये इसका रीजन नहीं है ना। ये अलग अलग है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट। चलिए, तो व्हाइट लाइट है ना, तो ये हमने अभी बोला कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल, तो इसी वजह से क्या होता है, देन बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग तो दे कम आउट एट डिफरेंट एंगल्स, देयरफॉर वी सी विबग्योर ऑन द व्हाइट शीट और ऑन द व्हाइट वॉल व्हेन लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म। तो दिस मींस ए एंड आर बोथ आर ट्रू and R is the correct explanation of A. तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या आया, हमारा ऑप्शन जो हमारा आएगा दिस इज A. A and R both are true and R is the correct explanation of A. So now next question, a myopic person. So now the question is, a myopic person cannot clearly see far off objects. So ये true है ना कि myopic person can see nearby objects but cannot see far off objects clearly. तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मायोपिक पर्सन, जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी नियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज यस डिक्रीज्ड। ओके, एंड इमेज जो है कहां बनती है, इट इज फ्रॉम बिफोर रेटिना। सो बिफोर रेटिना पड़ती है तो उसके लिए हमें जो लेंस यूज करना पड़ता है दैट इज कॉनकेव लेंस। तो रीजन दे रखा है कि कॉनकेव लेंस कैन बी यूज्ड टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट। ओके, बट ये रीजन इसका नहीं है कि क्यों नहीं देख सकता क्लियरली, है ना, ये उसका करेक्शन दे रखा है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है कि कॉनकेव लेंस होगा यूज,
है ना, सुटेबल फोकल लेंथ का, कि इमेज रेटिना पर बने, बट क्यों नहीं देख सकता, इसका रीजन ये नहीं है ना। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा दैट इज आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। बी ऑप्शन मींस A and R both are true, but R is not the correct explanation of A. Okay, now last question. Higher the refractive index of a medium, lesser will be the velocity of light in that medium. तो ये तो ट्रू है कि जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन अ मीडियम, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, ज्यादा होगा कम होगा, हा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या होगा, कम होगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, हा? तो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लेसर विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इट इज ट्रू, ये हमारा हो गया ट्रू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये भी ट्रू है ना, ये तो हम कर रहे हैं अभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा उसमें, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम and lesser will be the velocity of light in that medium। तो ट्रू है ना, तो ये भी क्या, दूसरा भी क्या हमारा ट्रू है, मींस यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। सो A and R are both are true, A and R both are true, and ये जो हमारा रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा A। तो दिस में वी हैव डन 20 क्वेश्चंस ऑफ assertion reasoning based, and I'm sure after going through the book again you can solve more and more questions at home। Okay, so now see you in next session with more and more questions। Thank you।